एक ही प्रधानमंत्री और एक ही वित्त मंत्री इस जोड़ी ने बजट प्रस्तुत किया और यह भी पहली बार इतिहास भारत में बना। एक नया चीज दुनिया को देखने को मिली कि देश की सरकार ने शायद पहली बार किसी देश की सरकार ने देश की आर्थिक प्रगति की दर बढ़नी रहे और अधिक गति उसमें बढ़े, इसको एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। हम सब जानते हैं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि 2014 में जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले पूरा भारत और भारतवासी घोर निराशा के अंधकार में डूबे हुए थे। लोगों को लगता था कि ये व्यवस्था जो हमारे लिए लोकतांत्रिक बनी है, यहाँ बाढ़ खेत को खा रही है, इस तरह का भ्रष्टाचार था। आज एक पैराडिम शिफ्ट हम सबको देखने को मिला कि इस 14 साल में देश के 140 करोड़ लोग अपूरित आकांक्षाओं से भरे हुए हैं और वो मानते हैं कि अब देश जो है वो विकसित हो सकता है। ये विश्वास उनमें जगा है। देश की ऐसी बड़ी भी, देश के जनमानस की ऐसी बड़ी भी आकांक्षाओं की अभिपूर्ति करेंगे, इसको सरकार ने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। और इन सब के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो उनकी कार्यपद्धति है कि सर्व समावेशी विकास हो, सर्वस्पर्शी विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो, उसे भी एक कर्तव्य के रूप में मान करके इन 3 आधारभूत जो है मानकों पर देश का बजट इस बार प्रस्तुत किया गया। सर, 2 चीजें मैं आपसे ढंग से समझना चाहूंगी। एक एग्रीकल्चर सेक्टर, पर उससे पहले टूरिज्म सेक्टर। हम टेम्पल टूरिज्म का जिक्र करते हैं, अदरवाइज टूरिज्म की बात करते हैं, आप लगातार उसमें बढ़ावे की बात कर रहे हैं। तो इस बजट में टूरिज्म लिहाज से डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी आपको क्या नजर आया? देखिए, मैं टूरिज्म और कल्चर अगर दोनों को जोड़ करके बात करूं, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता की प्राचीनता, पुरातनता, हजारों साल की निरंतरता, ये सब जग जाहिर है। सामान्यतया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जब इस तरह का उत्खनन करता है, एक्सकेवेशन करता है, वो अपनी साइंटिफिक स्टडीज करते हैं और उसके बाद में जो है उन साइट्स को अबेंडन कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं। फ्यूचर में कभी और अधिक खुदाई होगी उसके लिए छोड़ देते हैं। जब वडनगर में इस तरह का एक्सकेवेशन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उसको एक हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस साइट के रूप में डेवलप किया गया। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जो भी वहां जाता है वो अभिभूत हो जाता है। उसको आगे बढ़ाते हुए 15 ऐसे डेस्टिनेशन नए डेवलप करने, जहां इंपॉर्टेंट आइकॉनिक एक्सकेवेशन साइट्स भी हैं और जहां पर इस तरह के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले, उनके लिए एक नई योजना देश के नाम से बनाने की कल्पना माननीय वित्त मंत्री जी ने की। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से, क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो किसी भी व्यक्ति की, टूरिस्ट की जो अपेक्षा और आकांक्षा हो सकती है, भारत के गुलदस्ते में हर उसकी अपेक्षा और आकांक्षा का एक फूल जो है वो मौजूद है। भारत से निकल करके भगवान बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया में फैला। पिछले वर्षों में जब हम भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लेकर के जिस भी देश में गए, चाहे हम वियतनाम में गए, कंबोडिया में गए, हम थाईलैंड में गए, हम भूटान में गए, हम श्रीलंका, हम अभी श्रीलंका जाने वाले हैं, हम रशिया के कलमाकिया में गए, लाखों लाखों लोग श्रद्धा के भाव के साथ में वहां उमड़ते हैं। निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के दर्शन का पालन करने वाला, बौद्ध धर्म का पालन करने वाला हर व्यक्ति, जो लगभग 60 करोड़ से ज्यादा दुनिया में लोग हैं, उनके मन में एक हमेशा इच्छा रहती है कि हाँ, मैं भगवान बुद्ध की धरती पर जाकर के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसको करूं। पूर्वोत्तर भारत में अनेक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं, उनको डेवलप करके वहां एक जो है बुद्धिस्ट सर्किट नया बनाया जाए। एक सर्किट पहले हमारा सारनाथ से लेकर के कपिलवस्तु तक है, लेकिन एक नया सर्किट और डेवलप किया जाए। इस दृष्टिकोण से माननीय वित्त मंत्री जी ने एक नए सर्किट बनाने की घोषणा की है। हमारा प्राकृतिक सौंदर्य जो भारत का है, उस सौंदर्य का दिग्दर्शन कराने के लिए पूर्वोत्तर भारत में हम जो है, जहां हिमालयन स्टेट्स में हम ट्रैकिंग ट्रेल्स बनाए, हम पश्चिम घाट पर वहां ट्रैकिंग ट्रेल्स बनाए, और इसके अलावा कोस्टल एरिया में हम टर्टल ट्रैक्स इस तरह से बना करके लोगों को नेचर बेस्ड टूरिज्म के साथ में जोड़ें और उसकी संभावनाओं को और अधिक बढ़ाएं। इस दृष्टिकोण से चर्चा की गई है। हम एस्ट्रोनॉमी बेस्ड टूरिज्म की बात इसमें की गई है, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की बात इसमें की गई है। मुझे तो लगता है कि जब माननीय वित्त मंत्री जी बजट का भाषण पढ़ रही थी और उसके पार्ट ए में जिस तरह से प्रमुखता और प्रधानता टूरिस्ट सेक्टर, टूरिज्म और कल्चर को मिली है, ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अब के बार का विषय था।
सर ऐसा भी माना जा रहा है कि पिछली बार जब बिहार के चुनाव थे 2 बार पहले 2 बजट आए, वो बिहार मखाना बोर्ड और तमाम बातें थी। इस बार हम नारियल पे फोकस कर रहे हैं, केरला, तमिलनाडु। इस बार हम फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि असम के राज्य के चुनाव हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूटी का भले ही है या रिफॉर्म का होगा, लंबे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लेकिन साथ में थोड़ा सा चुनाव फैक्टर फ्लेवर आपको नजर आ रहा है? देखिए, जैन दर्शन में एक कहानी होती है कि 4 जो है दिव्यांगजन जिनके दृष्टि दोष है, दृष्टि बाधित हैं, वो लोग घर से बाहर निकलते हैं और हाथी के उनको मिलता है रास्ते में। एक व्यक्ति हाथी के पाँव को पकड़ता है तो उसको लगता है और वो कहता है कि हाथी थंबे के जैसा है। जिसको पूंछ मिलती है वो कहता है हाथी रस्सी के जैसा है। जो कान को छूता है वो कहता है वो सूप के जैसा है। जिसको सूंड हाथ में आती है वो कहता है कि हाथी जो है वो एक पाइप के जैसा है। जो जिस तरह से देखता है उसको वैसा बजट दिखाई देता है। सर मैं एक किसान के बेटे से भी बात कर रही हूँ, आपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर में भी रहे हैं आप। सर ये समझना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ 10 लाख वो किसान जो साउथ के हैं उन्हीं को फायदा है, या इस बजट में बाकी ओवरऑल किसानों के लिए भी फायदा है? देखिए, भारत के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन पिछले 12 साल में हुआ। एक तरफ हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज नई इंट्रोड्यूस की, दूसरी तरफ ओवरऑल प्रोडक्शन भारत का बढ़ा। आप सबने देखा होगा पिछले वर्ष अभी इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको चर्चा की गई कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश बन गया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन करने वाला देश बन गया, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा जो है फिशरीज एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवरऑल बहुत बड़ी ग्रोथ की और भारत जैसा देश जो कभी खाद्यान्न तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज दुनिया के एक्सपोर्टिंग देशों में से एक बना है। हमने एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए पिछले वर्षों में जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए उसका प्रभाव आज दिखाई देता है। फूड प्रोसेसिंग पर जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए, जो भारत का कंट्रीब्यूशन केवल 1%, 1.25% होता था, आज वो निरंतर बढ़ता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है। एफपीओज की सफलता के बाद में जिस तरह से किसानों को लाभ हुआ, पशुपालकों को एफपीओ बने, इसको लेकर के बजट में चर्चा की गई। मुझे लगता है किसान और पशुपालक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इन सब के साथ साथ में हमने पिछले वर्षों में देखा है कि देश के कृषि क्षेत्र में जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने उल्लेख किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोर फार्मिंग पर किसान की डिपेंडेंसी कम हो, वो जो उसको आमदनी होती है वो केवल कृषि क्षेत्र से न हो, उसके साथ साथ में जो है अलाइड सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए उस पर काम किया जाए ताकि किसान के पास आमदनी के मल्टीपल सोर्सेज हों। हमने देखा पशुपालन पर जिस तरह से काम हुआ, फिशरीज पर जिस तरह से काम हुआ, गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम पर जिस तरह से मधुमक्खी पालन पर काम हुआ, और इन सब विषयों को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में भी प्रावधान किया गया। मैं मानता हूं कि केवल किसान को जो है कुछ इंसेंटिव देना मात्र को अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो न बजट के साथ में न्याय होगा और न देश के किसान को समृद्ध करने की दिशा में जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस पर न्याय होगा। सर एक आखिरी सवाल, एक इसलिए कि आप राजस्थान से आते हैं, विधानसभा में मनरेगा को लेकर हंगामा है। आज भी ये माना जा रहा है कि जो लेबर मजदूर है उसके लिए न्याय नहीं हुआ इस बजट में, और राजस्थान को खासतौर पे क्या मिलता है? आप वैसे तो ये केंद्र का बजट है, लेकिन राजस्थानी क्यों खुश हो? देखिए, वित्त आयोग ने जिस तरह की रिकमेंडेशंस की है, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका उल्लेख किया। सरकार की संकल्प कि हम 41% जो है देश के डिविजिबल पूल में से राज्यों को हिस्सेदारी देंगे, हमने एक बार उस कमिटमेंट को फिर रिफ्लेक्ट किया। सरकार के प्रयास से देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ने से, इकोनॉमी ग्रो करने के चलते हुए जिस तरह से भारत सरकार के रिसोर्सेज में अभिवृद्धि हुई, उसका प्रत्यक्ष लाभ किसको मिलता है? राज्यों को मिलता है। 41% प्रत्यक्ष रूप से पैसा जाता है, 5% जो है पैसा वो लोकल सेल्फ के गवर्नमेंट्स को जाता है, चाहे पंचायती राज होंगे चाहे अर्बन लोकल सेल्फ होगा। उस सब के अलावा जो देश की इकोनॉमी में अभिवृद्धि होती है, सरकार के रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का साइज बढ़ता है, उसमें भी राज्यों के पास में पैसा जाता है।
तो राज्यों को निश्चित रूप से राज्यों को अवेलेबल रिसोर्सेज का लाभ सरकार के फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने, फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के चलते हुए हुआ है। और इससे आगे बढ़ करके यदि मैं बात करूं केवल राज्यों की, केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं, क्योंकि आपने राजस्थान विधानसभा के कंटेक्स्ट में जो नरेगा को लेकर के जो उन्होंने बात की है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान मैं सुन रहा था कि मनरेगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि दृष्टि ये होना चाहिए, फर्क है। उन्होंने मनरेगा को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह, टूल की तरह देखा, इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण था। दृष्टि ये होनी चाहिए कि मनरेगा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गरीब के लिए महत्वपूर्ण है। अब गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पिछले वर्षों में जितनी योजनाएं चली और काम हुआ, उसके चलते हुए भारत के ग्रामीण पृष्ठभूमि का परिदृश्य बदल गया है। आज भारत के हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब के पास में घर है, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा है, बिजली का कनेक्शन है, मोबाइल उसके पास में है। गरीब का जीवन परिवर्तित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में 25 साल पुरानी स्कीम को रिवैम्प करके नए सिरे से स्कीम लिखी जाए, समय की मांग और आवश्यकता थी। देश भर में 11 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स नरेगा को लेकर के, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के थी, सब राज्यों से थी। कुछ राज्यों ने तो कीर्तिमान बना दिए थे। उसको परिवर्तित किया, तब उनके हित, व्यक्तिगत हित कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप के शायद उससे चोट लगी, तब लेकर के इस तरह के हंगामा से आशय खड़ा करने के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए खड़ा करने के प्रयास हो रहे होंगे। मैं ये मानता हूं कि नई जो स्कीम है, जिसको विकसित भारत जी राम जी नाम दिया गया है, उस स्कीम से निश्चित रूप से एक तरफ जहां रोजगार की गारंटी को 100 से 125 दिन कर दिया, रोजगार न दिए जाने पर कंपनसेशन का प्रावधान कर दिया, डिलेड पेमेंट पर जब जो है इंटरेस्ट इंसेंटिव देने की बात की गई है, मुझे लगता है कि उससे बेहतर इसका विकल्प कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन शायद कुछ लोगों को, जैसा मैंने कहा कि समस्या यह है कि उनको अपना लाभ जो है वो गरीब के, मजदूर के लाभ से ऊपर दिखाई देता, उस दृष्टि से सोचते हैं, इसलिए उनको ऐसी जो है संकट दिखता है। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान भी देश के डिविजिबल पूल में जिस तरह से हिस्सेदारी राजस्थान की 5% से ज़्यादा की होती है, तो निश्चित ही राजस्थान बड़ा बेनिफिशियरी होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक विषय का और उल्लेख किया, अगले 5 साल में 7 लाख करोड़ रुपया अर्बन और रूरल दोनों लोकल सेल्फ के जो है इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा। इस अगले 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन उसके लिए किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का और अर्बन लोकल बॉडीज जो अपने रिसोर्सेज को हार्नेस करने में जो विफल रहती हैं, उनके लिए निश्चित रूप से 1 लाख करोड़ रुपया बड़ी धनराशि होगी। जब 2014 में 14वें वित्त आयोग ने जब अनुशंसा की थी, तब 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन हुआ था। आप कल्पना करके देखिए कि देश कितना आगे निकला है कि अब 1 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र में लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और देश में शहरों की संख्या बढ़ रही है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए भी सेलेक्टेड सिटीज पे 5,000 करोड़ रुपया हर एक शहर पर, जो बड़े शहर हैं उनके लिए, और जो 15 लाख से छोटी आबादी के शहर उनके लिए 3,000 करोड़ रुपया एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के ऊपर 5 साल में खर्च किया जाए। कल्पना करके देखिए, जोधपुर जैसा शहर जो मेरा शहर है, उसमें 3,000 करोड़ रुपया भारत सरकार वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर अगर खर्च करेगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव दिखाई देगा। मैं राजस्थान और विशेष रूप से जोधपुर के लोगों की तरफ से भी माननीय वित्त मंत्री जी का आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने कहा कि समावेशी है, कमिटमेंट वाला है और कंसिस्टेंसी वाला है। उम्मीद करते हैं जब अगले 1 फरवरी को हम दोबारा बात करेंगे, तब इस बजट का एक बड़ा योगदान इस देश की तस्वीर में दिखेगा। देखिए, आदित्य के साथ आप केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात, जो जैसा देखता है उसको वैसा ही बजट दिखाई देता है। भारत उत्पादन के क्षेत्र में विकास कर रहा है। ये खास बातचीत भारत 24 के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत की।